नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश जांगिड आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस जो पेपर है अभी जो हाल ही में अपडेट हुए हैं उस सीरीज के अंतर्गत हम दोस्तों आज ले रहे हैं सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो ग्रेजुएशन स्तर के ऊपर थी द्वितीय चरण की, जिसका कोड है 131-131 बी। सेकंड आपके स्टेज की है, दूसरे स्तर की है। कल हमने जो पढ़ा था वो फर्स्ट चरण पढ़ा था, आज ये सेकंड चरण है। और एक बात और बता दूं, अभी तक इसके अंतर्गत जो आंसर की के अंतर्गत हम जो आंसर बता रहे हैं अभी तक वो प्राइमरी की के आधार पे अभी तक वो मास्टर की इसकी आई नहीं है, तो आप एक बार उसी को सही मानिए, या हमारी विवेक के अकॉर्डिंग है या ऑथेंटिक जो सोर्स है उसके अंतर्गत हम बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये क्लास शुरू करने का उद्देश्य इस प्रकार से है कि अभी हाल ही के अंतर्गत जो करंट के प्रश्न है, चाहे पॉलिटी के हो जीके के हो, वो क्वेश्चन आपके रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। साथ ही साथ है उस टॉपिक पे आधारित हम कुछ ट्रिक से कुछ एक्सप्लेन वगैरह फैक्ट बताएंगे जो आपको एक टॉपिक के साथ साथ अन्य तथ्य भी याद करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने चलते हैं इसके अंतर्गत दोस्तों। तो आप देखोगे नंबर 1 क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन हम बात करें यहाँ पे, नंबर 1 जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया गया था। कि अवध का अवैध तरीके से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत है विलय कर दिया गया था, बहुत फेमस है। तो ये क्वेश्चन 1852 है, 1899 है, 1766 है, 1856 है। 1852 के अंतर्गत आप पढ़ते ही हो कि उदयपुर गुजरात का वहां पे अधिग्रहण कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इसका अवध का पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1856 1856 के अंतर्गत है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत है अवैध तरीके से विलय कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें क्या दे रखा है कि एक तरफ आपको प्रमुख क्रांतिकारी दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनको जिस जेल में रखा गया था वो दे रखा है। इनमें से एक डिफरेंट है, वो आपको बतलाना है। सबसे पहले देखिए विजय सिंह जो पथिक है, देखिए दोस्तों विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह जी खरवा है, इन दोनों को बंदी बनाया गया था कहां पे, टोडगढ़ दुर्ग के अंतर्गत है, टोडगढ़ जेल के अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत है। अर्जुन लाल जी जो सेठी है इनको रखा गया था बेलूर की जेल के अंतर्गत है, ये है। केसरी सिंह जी बारहट को रखा गया था हजारीबाग जेल के अंतर्गत, राइट है। लेकिन जोरावर सिंह बारहट को बरेली की जेल में नहीं रखा गया था, जबकि बरेली की जेल में रखा गया था तो किसको, प्रताप सिंह जी बारहट को, जिनको घोर यातना दी गई थी। जबकि जोरावर सिंह बारहट की बात कहते हैं, होर्डिंग्स बम कांड में इनका नाम आता है और इन्होंने प्रतिज्ञा कसम ली थी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेजों के हाथ में पकड़ा नहीं जाऊंगा या उनकी गिरफ्त में नहीं आऊंगा। और ये कितने साल तक मतलब भूमिगत रहे थे, नदारद रहे थे, उनके हाथ नहीं आए, तो 27 साल तक ये उनसे छिप करके रहे थे। दूसरी बात है, जब छिप करके रहे थे तो इन्होंने अपना जो परिवर्तित नाम रखा था, इनका बदला गया जो नाम है वो नाम क्या था, तो किस नाम से रहे थे, तो नाम का है यहाँ पे अमरदास बैरागी। तो ये अमरदास बैरागी के नाम से रहे थे, 27 साल तक रहे थे, यह आंसर है। नेक्स्ट, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना, दोस्तों ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, आगामी एग्जाम में भी छप सकता है। तो राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947, देखो 3 प्रश्न बन रहे हैं। राजस्थान महिला परिषद की स्थापना पूछ ले कहां पे हुई थी, तो उदयपुर में है। दूसरी बात कब हुई थी, 1947 में। और ये क्या पूछ रहा है, किसके द्वारा हुई थी, तो अरुणा राय है, इंदुमती गोयनका है, दुर्गावती है या शांता त्रिवेदी है। ये दोस्तों ये जो महिलाओं के नाम है आपको याद करने हैं। हालांकि यहाँ तो इसका उत्तर क्या है, शांता त्रिवेदी है, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत है दुर्गा देवी चौधरी है, दुर्गावती है, अरुण राय, इंदुमती है, सत्याभामा है। ये जो महिलाएं हैं इनके हम कह सकते हैं महिमा को लेकर के, इनके योगदान को लेकर के, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही थी, कौन सी रियासत से इनका संबंध आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको आगामी एग्जाम के अंतर्गत इनके बारे में पढ़ना है। हालांकि मैंने महिलाओं का स्वतंत्रता आंदोलन में लेकर के एक फैक्ट डाल रखा है, मैप के अंतर्गत है, वो भी आप एक बार जरूर देख लीजिए, उसको हम रिवीजन भी कर देंगे है, क्योंकि एग्जाम के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न हैं इनकी भूमिका को लेकर पूछे जाते हैं। जैसे प्रजामंडल में महिलाओं का रोल है, हेतुबाई का संबंध है, लक्ष्मी देवी आचार्य का है, या सरस्वती बोहरा का संबंध है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको है जो अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, ये है। नेक्स्ट, इसके बाद इसका आंसर है शांता त्रिवेदी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, देखिए जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। देखिए दोस्तों, जमनालाल बजाज की बात करते हैं तो जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, सीकर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल है। जमनालाल बजाज साहब ने कौन से प्रजामंडल की स्थापना की थी, उत्तर कौन सा आ जाएगा, जयपुर प्रजामंडल है। जयपुर प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष बने थे कर्पूर चंद पाटनी, सुन लीजिएगा, कै से कै, कै
जय है और जानकी। बात करते हैं कै बोले तो कर्पूर चंद पाटनी, व्यंजन का क्रम देखें। जय बोले तो दोबारा स्थापना हुई थी, अध्यक्ष कौन बना था? चिरंजी लाल है। जयपुर प्रजामंडल में 1938 के अंतर्गत है, जो प्रजामंडल का अध्यक्ष बना था कौन था? जमनालाल जी बजाज है। इससे पहले ही जयपुर प्रजामंडल में इनकी एक भूमिका आती है, वो कब की? 1927 में है। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत जमनालाल बजाज जी के द्वारा चरखा संघ की स्थापना भी कब हुई थी? 1927 में हुई थी। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका जयपुर प्रजामंडल है। हालांकि सही बच्चे सोचते हैं सिक्कर को लेकर के कि सिक्कर के अंतर्गत ये जन्मे थे, लेकिन प्रजामंडल की बात करेंगे तो कौन सा? जयपुर है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में देशी रियासतों में स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ कर दिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन इससे पहले सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रजामंडल को लेकर के, प्रजामंडल के गठन को लेकर के देशी रियासतों के अंतर्गत जो प्रस्ताव पारित हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में या कौन से सम्मेलन के अंतर्गत हुआ था? बात करेंगे, ये हुआ था हरिपुरा के अंतर्गत। और हरिपुरा दोस्तों कहां पड़ता है? गुजरात के अंतर्गत पड़ता है। और 1938 में सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 के अंतर्गत हरिपुरा गुजरात में हुआ था ये, और यहाँ पे ही सबसे पहले प्रजामंडल को गठित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था ये है। आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली, बहुत इजी सा प्रश्न है। लॉर्ड होर्डिंग्स की पढ़ेंगे तो इनके टाइम पीरियड की बात है, उसमें भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड होर्डिंग का नाम आता है यहाँ पे है। नेक्स्ट इसके बाद है खेड़ा किसान आंदोलन किन किन नेताओं के नेतृत्व में? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में है। आगे इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा। नेक्स्ट है गदर जनरल का पहला जो अंक है कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर जनरल का पहला जो अंक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है उर्दू के अंतर्गत, उर्दू इसका आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय गवर्नर जनरल की परिषद में पहली बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका जो उत्तर है दोस्तों बी है, 1909। नेक्स्ट इसके बात करते हैं अगले, निम्नलिखित में से किन के प्रयासों से एज ऑफ कंसेप्ट बिल है? किन के प्रयासों से एज ऑफ कंसेप्ट बिल 1891 में पारित हुआ था? तो उत्तर इसका आ जाएगा BL मालाबारी के अंतर्गत है। नेक्स्ट इनके प्रयासों से है। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह आव्वा ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? कोटा में, नसीराबाद में, आव्वा में या एरनपुरा के अंतर्गत है? 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह आव्वा ने किस जगह पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? तो आपको बतलाना है इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं। कोटा भी नहीं है, नसीराबाद भी नहीं है, आव्वा है या एरनपुरा है। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, राइट आंसर जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? आव्वा है। आव्वा के ठाकुर थे खुशहाल सिंह जी आव्वा है, जिन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। इससे पहले हम बात करते एरनपुरा में विद्रोह हो गया था, तो वहां पे चित्र प्रसाद है, तिलक राज है, मोती खान है, इनके नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा है इधर के ठाकुर के द्वारा दिया जाता है। लेकिन विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया जाता है ठाकुर खुशहाल सिंह जी के द्वारा, तो कहां से होता है? आव्वा पाली से है। नेक्स्ट, अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है उसके लेखक है, बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, प्रश्न आ चुका है एग्जाम में से पहले भी है। GA गिरीशन है, दशरथ शर्मा है, GH गौरीशंकर चंद्र जी ओझा है या फिर GN शर्मा है? तो इसके उत्तर कौन से हैं? अर्ली चौहान डायनेस्टी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दशरथ जी शर्मा का संबंध है। अब आपसे प्रश्न ये बन जाए कि दशरथ जी शर्मा है राजस्थान में कहां से ताल्लुक रखते हैं? दशरथ जी शर्मा का संबंध राजस्थान में कहां से है? तो चूरू जिले से है ये। और इसके बाद में है मेवात क्षेत्र में अलवर जिले में जन्म लेने वाले पहले संत कौन थे? प्रसिद्ध संत कौन थे? सुंदरदास जी दौसा में जन्मे थे, गरीबदास जी दादू जी के बेटे थे, हरिराम दास जी भी नहीं है। राइट आंसर कौन सा है? लाल दास जी है। लाल दास जी को लेकर पढ़ते हैं दोस्तों तो 2-3 गांव आते हैं। लाल दास जी की बात करेंगे तो धौलीधु, लाल दास जी की बात करते हैं तो बात आएगी धौलीधु अलवर के अंतर्गत है। एक बात और आएगी इनको लेकर के है, नगला जहाज भरतपुर को लेकर के है। और एक बात और आती है इनकी, वह कौन सी? शेरपुर अलवर को लेकर के है।
सबसे पहले बात करते हैं लाल दास जी का जब जन्म होता है, लाल दास जी का जन्म होता है तो कौन से गांव में होता है? धौलीधू अलवर के अंतर्गत मेव जाति में जन्मे थे। लाल दास जी की जो मृत्यु होती है तो कहाँ पे? नगला जहाज भरतपुर के अंतर्गत है, जहां पे पशु चिकित्सा के जो ज्ञाता देवता कौन से हैं? देव बाबा जी का मंदिर भी है, नगला जहाज भरतपुर में है। नेक्स्ट है लाल दास जी की जो समाधि है ना, वह कहां पर? शेरपुर अलवर में है। दोस्तों ये वही संत है जिसने भविष्यवाणी की थी। कौन सी भविष्यवाणी? कि इनके पास है दारा सिको है, और आए थे तो इन्होंने कहा था कि दारा सिको ने इनसे पूछा था कि हम चारों भाइयों में से शुजा, मुराद, औरंगजेब, दारा में चारों में से गद्दी पे कौन बैठेगा? तो इन्होंने कहा था कि जो अपने भाइयों को मारेगा वो गद्दी पे बैठेगा। ये भविष्यवाणी सिद्ध हुई थी लाल दास जी की। इस संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति अगर दीक्षित होता है लाल दास संप्रदाय में, तो उस व्यक्ति की एक अजीब ही रस्म होती है कि उस व्यक्ति का मुंह काला करके, गधे पे उल्टा बिठा करके, गले में जूतों की माला पहना करके और घाम में चक्कर निकाला जाता है, ताकि उस व्यक्ति में कोई भी अभिमान न रहे। वो संप्रदाय कौन सा है? लालदासी संप्रदाय है, लालदास जी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला, इजलास खास का गठन किया था। इजलास खास का गठन किया था महाराज बन्ने सिंह अलवर वाले हैं, महाराज अजीत सिंह जी हैं, महाराज हसन सिंह जी हैं, या राजा भगवंत सिंह है। मध्यकालीन प्रशासनिक शब्दावली के अंतर्गत एक महकमा है। दोस्तों इससे पहले चरण के अंतर्गत हमने पढ़ा था, प्रश्न आया था कि वहां पे देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई 1877 को किसके साथ, उसके अध्यक्ष कौन थे? सज्जन सिंह की बात आती है। तो यहां भी बात करेंगे तो नाम आ जाएगा, कौन है? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा है। तो इजलास खास का जो गठन किया था वह किसने किया था? महाराणा सज्जन सिंह ने इस महकमे की स्थापना की थी है। अब है कुछ हस्तकला के फेमस उत्पाद जिनको उनके जिलों से जोड़ने हैं कि कौन कौन से जिले के फेमस हैं। देखिए सबसे पहले बादला, एक धातु का जग, एक जग है, उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक लेप होता है, एक जग, उसके ऊपर जिंक का लेप होता है और उसके अंदर पानी डालते हैं, पानी ठंडा रहता है। तो ये पानी वाले जो बादले हैं ये कहाँ की फेमस? जोधपुर के। तो एक तो आ जाएगा 3। नमदे, ऊन को कूट कूट के जमाते हैं तो क्या बनते हैं? नमदे बनते हैं। नमदे कहाँ के फेमस? टोंक के। तो आ जाएगा 4। नेक्स्ट, पाव रजाई कहाँ की फेमस? जयपुर की। 1। और खेसला कहाँ के? लेटा जालोर के। देख लीजिए तो सुन लीजिए, कंफ्यूज होंगे आप यहाँ पे। एक तो है खेस, एक खेसले। तो खेस है राजस्थान में, ये कहाँ के फेमस है? चोमू जयपुर के। खेसले लेटा जालोर के फेमस है। तो खेसले लेटा जालोर के फेमस है, लेटा जालोर के। 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2। मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी? उसे महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं दोस्तों। तो वह कौन सा है? रावचंद्र सेन है, रावचंद्र सेन। नेक्स्ट, सीताराम जी लालस बहुत ही महत्वपूर्ण है। पान की मसाल, सीताराम जी लालस। देखिए सीताराम जी लालस, सीताराम जी लालस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं? सीताराम जी लालस है, ये कहां जन्मे थे? नेरवा ओसिया जोधपुर में साथियों इनका जन्म हुआ था। नेरवा ओसिया जोधपुर में इनका जन्म हुआ था, सीताराम जी लालस ने है। और इन्होंने राजस्थान का शब्दकोश तैयार किया। तो इन्होंने लिखा था राजस्थान भाषा का शब्दकोश। आपसे पूछ ले राजस्थानी भाषा शब्दकोश है, इसके कुल कितने खंड हैं? तो दोस्तों इसके कुल 11 खंडों में लिखा गया है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश सीताराम जी लालस के द्वारा है, और राजस्थानी भाषा का शब्दकोश लिखन करता सीताराम जी लालस, नेरवा और जोधपुर में जन्मे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनका ग्रंथ कुल 11 खंडों के अंतर्गत ये है। नेक्स्ट, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। लटियाला माता कल्ला जाति कुल देवी है। तनोटे माता बीएसएफ के जवानों की देवी है। आवरी माता का मंदिर कहां पे? निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। लूले लकवा जो ग्रस्त होते हैं, जो कहते हैं माता की परिक्रमा लगाते हैं तो उनको आराम मिलता है। तो हम बात करते हैं यहाँ देवी कौन सी आ जाएगी? सुवांग्य माता है दोस्तों, सुवांग्य माता है। इनका मंदिर कहां पे है? लोदरवा जैसलमेर में है, और ये भाटियों की देवी बनी जाती है। सुवांगी माता का जो झंडा होता है उस झंडे के अंतर्गत है भाला क्या है? मुड़ा हुआ है। भाला इनका मुड़ा हुआ है। कहते हैं कि जरासंध के साथ युद्ध कर रही थी तो युद्ध करते समय इनका भाला मुड़ गया था, इसलिए इनके झंडे में जो भाला है वो मुड़ा दिखाया जाता है। भाला है वो मुड़ा दिखाया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये है। और सुवांगी माता है जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है।
नेक्स्ट, बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक, एकीकरण में उनका नाम आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, वह कौन है? महाराव राजाराम, महाराव राजा बहादुर सिंह, महाराव राजा रघुबीर सिंह, महाराव राजा ईश्वरी सिंह है। तो महाराव राजा बहादुर सिंह का नाम आता है, एकीकरण में भी इनका दोस्तों आपने पढ़ा भी होगा पहले है। नेक्स्ट, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पे है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में है या उदयपुर में, जयपुर में या अलवर में? तो राइट आंसर कौन सा है? जयपुर। तो ये आ जाएगा जयपुर के अंतर्गत ये। नेक्स्ट है, देखिए बेंगटी, बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर में कौन से लोक देवता का मुख्य मंदिर है? बेंगटी गांव फलोदी जोधपुर बात करते हैं दोस्तों, मंडोर, मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया था मेवाड़ के राजाओं ने है। तो बात करते हैं उस समय वहां पे बहुत प्रसिद्ध देवता एक व्यक्ति थे जो मतलब इस प्रकार के अच्छे काम करते थे, गायों को चराते थे, अच्छे अच्छे काम करते थे, साधु थे हम कह सकते हैं। तो उनके पास गए थे तात्कालिक मारवाड़ के राजा, वह कौन? जोधा। जोधा ने उनसे निवेदन किया, किनसे? हड़बू से निवेदन किया कि हम जो मुझे मंडोर है वो जीतना है, मुझे उनसे मेवाड़ के राजाओं से है। तब कहते हैं कि हड़बू जी ने उनको मंत्र उच्चारित करके एक तलवार दी थी और कहा था कि इस तलवार के बलबूते अगर तू युद्ध लड़ेगा तो तू जीत जाएगा। कहते हैं कि वो तलवार का ही चमत्कार था, रावजोधा ने वो मंडोर जीत लिया था और प्रसन्न होकर के हड़बू जी को गांव जो गिफ्ट में दिया था दोस्तों, कौन सा है? बेंगटी गांव है। बेंगटी गांव इनको गिफ्ट में कर दिया था और मंदिर किसका? हड़बू जी का है। मंडोर को दिया था किसने? रावजोधा ने। लेकिन आपको यह बतलाना है कि इनके भव्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो हड़बू जी के मंदिर का निर्माण मारवाड़ी किस राजा ने कराया था? उत्तर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा है। और अगली विशेषता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़, राजस्थान के किस जिले में है? इसे राजस्थान का अमृत साहिब गुरुद्वारा कहते हैं, राजस्थान का अमृत साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। तो कौन सा है गुरुद्वारा? बुड्ढा जोड़ है। लेकिन राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, तो कहां लगता है? साहवा चूरू में लगता है। और ये कहां पे? श्री गंगानगर में है। और यहाँ का जो मेला लगता है ना, वह मेला लगता है कब? सावन की अमावस्या को। और सावन की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। और इसी दिन मांगलियावास अजमेर का कल्प वृक्ष का मेला भी बढ़ता है। नेक्स्ट, भीलों के द्वारा लड़की की जब शादी होती है तो उसमें घर की दीवार के उपसर पे, घर की दीवार पे बनाए जाने वाले चित्रों को क्या बोलते हैं? भय से भील, भय से भराड़ी, भय से भील, भय से भराड़ी। देखो, मैं से मीणा, मैं से मोरनी मांडना। तो मोरनी मीणा जनजाति मांडते हैं, मोरनी मीणा में मांडते हैं, भराड़ी किसमें? भीलों में। भराड़ी किसमें? भीलों में है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पहला द्वार कौन सा? पांडन पोल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम दो बात कर रहे हैं, तो ये तो किसका नाम दे दिया? इसने दे दिया पांडन पोल का। और एक दरवाजा यहाँ का और है, वह कौन सा? भैरव पोल। दोनों के ऊपर कोई प्रतिमा या कोई छतरी या कोई मंदिर वगैरह बना हुआ है। ये क्या कह रहा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पहले द्वार पांडन पोल के पास में बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पे किसका स्मारक है? तो यहाँ पे दोस्तों स्मारक है वो किसका है? रावत बाघ सिंह, रावत बाघ सिंह का है। जबकि बात करते हैं भैरव पोल पे जो छतरी बनी है, तो वह किसकी बनी है? वीर कलाजी राठौड़ की छतरी बनी है। वीर कलाजी राठौड़ की छतरी बनी हुई है, भैरव पोल के ऊपर है, जिनको मैंने कल ही बताया था कि सितंबर 2021 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, किसके ऊपर? वीर कलाजी राठौड़ पे है। और बाघ सिंह जो बगड़ावत है, जिसने चित्तौड़गढ़ के दूसरे शाखे के अंतर्गत है केसरिया किया था, दूसरे शाखे के अंतर्गत केसरिया किया था बाघ सिंह जी बगड़ावत, उनका स्मारक बना हुआ है किस दरवाजे पर? पांडन पोल पे। और भैरव पोल पे किसका छतरी बनी है? तो वीर कलाजी राठौड़ की छतरी बनी है। नेक्स्ट, इसके बाद है कुछ ग्रंथ दे रखे हैं जिसमें आपको मिलान करना है, कुछ इंपॉर्टेंट आप बता सकते हो। जैसे कि कुंभन लिखा था कौन सा? संगीत राज, सबको पता है। मंडन का है मूर्तिकला के ऊपर कौन सा? देव मूर्ति प्रकरण है। और इसके अलावा गोविंद का कौन सा है? द्वार दीपिका है। नाथा का कौन सा? वास्तु मंजरी है। बन जाएगा 2-1, कौन सा बनेगा? 2, और नाथा का कौन सा? 3-1-4। गोविंद का आ जाएगा 2, नाथा का कौन सा है? 3, 2-3-1-4, 2-3-1-4, 2-3-1-4, पहला ही आ जाएगा यहाँ पे।
संगीत राज कई बार पूछ लिया गया है, कितने खंडों के अंतर्गत है? 5 खंडों में है, 5 खंडों में नाम लिखा हुआ। नेक्स्ट इसके बाद लोक देवता देवनारायण जी की जब फड़ बांसते हैं तो उसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके ऊपर मगरमच्छ की खाल का पर्दा चढ़ा होता है और उसमें 5 या 6 तार होते हैं, इसको गले में ऐसे डाल करके बजाया जाता है दोस्तों। तो ये वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर। तो इसमें जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, इसमें 5 या फिर 6 तार होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की महिलाओं के द्वारा लोक नाटक किया करते हैं। जैसे बारात चली जाती है, बारात के जाने के बाद में पीछे महिलाएं हंसी मजाक के तौर पे नाटक करती है, नृत्य करती है। तो वो नृत्य कौन सा है? स्वांग है, ख्याल है, टूंटिया है या रम्मत है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा दोस्तों? टूंटिया है। तो यहाँ पे टूंटिया नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट 1907 में है, 1907 के अंतर्गत है, चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस संस्था की स्थापना की? देखिए दोस्तों, चूरू की बात करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत है, कबीर पाठशाला स्थापित हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल में पुत्री पाठशाला बनाई गई थी। बीकानेर प्रजामंडल में सर्वहितकारिणी सभा बनाई गई थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? स्वामी गोपाल दास ने की थी। और कौन से वर्ष की थी? 1907 के अंतर्गत है। 1907 इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन सा प्रसिद्ध था? कृष्णदेव, सावंत सिंह, वृंदावन दास या राणा कुंभा? तो नागरीदास के नाम से साहित्य जो लिखता था, कौन लिखता था? राजा सावंत सिंह लिखता था। राजा सावंत सिंह है। नागर समुच्चय, नागर बोध, कई 73 ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। और किस नाम से रचना करते थे? नागरीदास के नाम से रचना करते थे। स्वर्गीय जयदयाल जी सोनी, स्वर्गीय जयदयाल जी सोनी और चेतराम का संबंध कौन से नृत्य नाटक से है? तुरा कलंगी से है, जयपुरी ख्याल से है, शेखावटी ख्याल से या फिर हेला ख्याल से है? तो ये दोस्तों जयदयाल जी सोनी का संबंध है तुरा कलंगी से। ध्यान दीजिए, तुरा कलंगी को लेकर के, तुरा और जो कलंगी है इसके अंतर्गत मुकुट का जो तुरा है और मुकुट की कलंगी राजा ठाकुर चंदेरी की ठाकुर ने भेंट की थी और उसी समय चल पड़ी थी। है इसकी शुरुआत की थी तुकनगीर और शाह आलमी के द्वारा। राजस्थान के अंतर्गत है, हमीद बेग और शेडू सिंह इसको लेकर के आए थे। और राजस्थान में तुरा कलंगी का प्रधान केंद्र कौन सा है? निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़गढ़ है। तुरा का जो प्रतीक होता है वो हम कहेंगे केसरिया होता है। कलंगी का जो प्रतीक होता है वो हरे रंग का होता है। तुरा भगवान शिव का प्रतीक होता है, कलंगी है वो शक्ति का प्रतीक होती है। और राजस्थान के अंतर्गत बेहतरीन जो कलाकार हैं तो जयदयाल जी सोनी स्वर्गीय और कौन? चेतराम जी इसके आ जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किस कला से है? थेवा कला से है, कुंदन कला से है, टेराकोटा से, ब्लू पोट्री से है? कृपाल सिंह जी शेखावत दोस्तों कौन सी कला से ताल्लुक रखते हैं? तो ब्लू पोट्री से हैं, ब्लू पोट्री से हैं। और कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध कौन से गांव से है? मऊ गांव से हैं। और ये जो मऊ गांव पड़ता है, कहां पड़ता है? सीकर के अंतर्गत पड़ता है। एक बात आपसे और पूछ ले, ब्लू पोट्री की महिला कलाकार पूछ लेना तो स्वर्गीय कौन है? नाथी बाई, ये भी पूछ सकते हैं। स्वर्गीय नाथी बाई भी ब्लू पोट्री की है। कृपाल सिंह जी शेखावत भी किसके हैं? ब्लू पोट्री के। ब्लू पोट्री कहाँ की फेमस दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है ये है। इसके बाद कुछ युद्ध रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध है वो उस वर्ष के अकॉर्डिंग सही मेल नहीं खाता? तो खातली का युद्ध 1517 राइट है, खानवा का 1527 राइट है, हरमाड़ा 1557 राइट है, गिरी सुमेल का युद्ध 1562 नहीं आएगा, जनवरी 1544 के अंतर्गत है, उसका सी आ जाएगा है। नेक्स्ट इसके बाद में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो बात करते हैं दोस्तों, सूती वस्त्र है। राजस्थान में सूती वस्त्र से जो प्रतिमाएं मिली है तो दो ऐसी सभ्यताएं हैं। एक तो कौन सी? बालाथल सभ्यता, जहां से सूती वस्त्र से साक्ष्य मुद्राएं मिली है, सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले। सुन लीजिए, वापिस बात करेंगे। राजस्थान में सूती वस्त्र के साक्ष्य देने वाले दो है। सबसे पहले सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है, हम बात करते हैं कहां से? बालाथल सभ्यता से मिलता है। और इसके अलावा सूती वस्त्र का साक्ष्य कहां से मिलता है? बेराट से मिलता है। लेकिन बेराट में और भी खास बातें हैं। यहां से सूती वस्त्र है ना, इस सूती वस्त्र में कुल कितनी मुद्राएं मिली है? 36 मुद्राएं मिली है। 36 मुद्राएं हैं, इसमें 28 मुद्राएं और 8 मुद्राएं हैं।
अब 28 जो मुद्राएं हैं वो किसकी है? यूनान के शासक मीनेंडर की है, यूनान के शासक मीनेंडर की है। जबकि 8 जो मुद्राएं हैं चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं, तो चांदी के पंचमारक सिक्के मिले हैं 8, 28 यूनान के शासक मीनेंडर की मिली है। किस सभ्यता से? बेराट सभ्यता से। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेराट है। फतुहात ए आलमगिरी, फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है? तो राइट आंसर जो प्रारंभिक की के अंतर्गत आता है तो नाम क्या है? ईश्वरदास जी नागर है। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? बहुत ही फेमस है, इजी सा प्रश्न है। इसकी स्थापना महाराजा सवाई राम सिंह जी द्वितीय के द्वारा की गई थी है। नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन हैं जो इंडियन ज्योग्राफी के हैं, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत मेल नहीं खाते, तो इसको हम स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां आके रुकते हैं। नेक्स्ट सीधा सा प्रश्न देखिएगा। अब देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की दशक के वृद्धि दर क्या थी? तो राइट आंसर है 32.97, 28.44, 28.41 और 21.31। तो इसका राइट आंसर है 21.31 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर जिले से जुड़ा बिमेल है? लिफ्ट नहरें दे रखी है और उनसे लाभान्वित होने वाले जिले दे रखे हैं, उनमें से एक जोड़ा गलत है। देखिए, कंवर से लिफ्ट नहर गंगानगर बीकानेर राइट है। बीकानेर की इसको लाइफलाइन कहते हैं। आईजीएन पे एक सबसे लंबी लिफ्ट नहर ये आ जाती है, 154 किलोमीटर कुछ लंबी है। नेक्स्ट इसके बाद में कुंभाराम जो अरे लिफ्ट नहर है जैसलमेर बाड़मेर नहीं है भाई, ये हम बात करते हैं तो इसमें चूरू है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, झुंझुनू है, इन जिलों को लाभान्वित करती है। तो यही इसका राइट आंसर है। डॉक्टर करनी बीकानेर जोधपुर आ जाएगी, जयनारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर आ जाएगी है। तो राइट आंसर इसका आ जाएगा बी आ जाएगा है। निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं? देखिए दोस्तों, बात करते हैं सीप, सीप है ना, ये पवन की दिशा के समांतर बनते हैं और उनकी आकृति जीप जैसी होती है। पैराबोलिक है, पैराबोलिक महिलाओं के बालों में जो हेयर पिन लगती है तो हेयर पिन के समान होते हैं। बालों की जो हेयर पिन होती है उस जैसे होते हैं, उनको बोलते हैं पैराबोलिक। या इसका एक नाम और भी है, इसको परवलिक बालू का स्तूप भी कहते हैं। और एक होते हैं अनुप्रस्थ है, जैसे हवा के समकोण बनते हैं, तो ये बनते हैं हवा के समकोण बनते हैं। इसने पूछा हवा के समांतर पूछा है, तो हवा के समांतर है तो अनुदैर्ध्य या फिर सीप है। इसके बाद है बरखान, तो बरखान की बात करते हैं मरुस्थलीकरण के लिए ये सबसे ज्यादा क्या है? उत्तरदायी बालू का स्तूप है मरुस्थलीकरण के लिए। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक जो हानिकारक जो हार्मफुल है तो बालू का स्तूप कौन से हैं? वो बरखान बालू का स्तूप है। ऐसे बालू का स्तूप कौन से हैं जो सभी जगह राजस्थान में सभी जगह सर्वत्र विद्यमान सब जगह होते हैं? तो कौन से? वो पैराबोलिक बालू का स्तूप है। और राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं मोस्टली बीकानेर जोन के अंतर्गत है, कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। सीप हवा के समांतर विकसित होते हैं और इनकी आकृति जीभ के समान होती है। नेक्स्ट इसके पश्चात प्रारंभिक के अंतर्गत इसको सीप माना गया है। और कल हमने पढ़ा था काल से बचाया था, काल से बचाया था पन्ना ने उदय सिंह को, तो काल से बचाया था पन्ना ने उदय सिंह को। तो काला गुमान में उदयपुर की खान खोजी गई थी 1943 में, लेकिन काला गुमान आजकल कहां पड़ता है दोस्तों? तो राजसमंद में है। पन्ना इसको क्या बोलते हैं? मरकत भी कहते हैं। पन्ना इसको क्या बोलते हैं? हरी एग्नी भी कहते हैं। पन्ना को इंग्लिश में एमर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके पश्चात नेक्स्ट राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड जहां पे क्रेटर स्थित है, जहां पे देश की पहला जियो हेरिटेज पार्क, देश का पहला जियो हेरिटेज पार्क स्थापित हुआ, जहां पे उल्का पिंड गिरने से एक झील का निर्माण, एक क्रेटर झील का निर्माण हो दोस्तों, तो वह है कौन सी? रामगढ़ 12 है। लेकिन रामगढ़ विस्तारी जो अभयारण्य टाइगर जो रिजर्व 52, तो वो कहां पे? बूंदी के अंतर्गत। रामगढ़ जो है ये झील कहां पे बनी है? 12 जिले के अंतर्गत। देश का पहला जियो हेरिटेज है ये। इसके पश्चात में निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उस जिले से नहीं जुड़ा हुआ? तोरसन 12 में है, राइट है। वन विहार धौलपुर में, राइट है। बंदवारेठा भरतपुर में, राइट है। केसर बाग अभयारण्य धौलपुर में है, न कि उदयपुर में। लेकिन राजस्थान में केसर की क्यारियां रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य बूंदी में, केसर बाग की छतरी बूंदी में, केसर की खेती बूंदी के अंतर्गत है। लेकिन एक ऐसी देवी जिसके दीपक की ज्योत से केसर टपकती है तो कौन सी? आई माता है,
और एक राजस्थान में केसर की खेती को, या भारत के अंतर्गत केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए जो क्रांति चल रही है दोस्तों, तो वह कौन सी है? सैफरॉन क्रांति है। और एक ऐसे कौन से लोक देवता या ऐसे कौन से देवता है जिनके चढ़ी केसर को पी करके भील जनजाति का भी झूठ नहीं बोलते? आंसर आप भी दे सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद में कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग जालोर, सीकर, नागौर, झुंझुनू निम्नलिखित में से कौन से जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो कोपेन की बात करें, इसके अंतर्गत कौन से क्षेत्र है? मोस्टली राजस्थान का इसने ये क्षेत्र पूछा है भाई, ये क्षेत्र है, तो जालोर ये क्षेत्र पूछा है। और यहां पर हम बात करेंगे BSHW, इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी आ जाएगा, ये है। नेक्स्ट, राजस्थान की निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों को ऊंचाई के आधार पे क्रम से रखिएगा, तो सही क्रम से रखनी है। देखिए, सज्जनगढ़ है, लीलागढ़ है, रघुनाथगढ़ और या जरगा है। अवरोही मतलब सबसे बड़ी, छोटी छोटी छोटी। देखिए इसमें सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे बड़ी, छोटी छोटी छोटी। तो जरगा है 1431, रघुनाथगढ़ 1055 है, मालखेत 1052 है, लोहागढ़ 1051 है, ठीक है। और सज्जनगढ़ कितनी है? 938, और 838 कौन सी है? धौलागढ़ है। तो ये क्रम है, ये क्रम। इसका राइट आंसर आ जाएगा, ये है जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और कौन सी? लीलागढ़, ये आ जाती है। इसके बाद मानसून 2021 के दरमियान निम्न में से किस जिले में असामान्य, सामान्य यानी कि 60% से अधिक बरसात हुई है? तो बांसवाड़ा है, सीकर है, चूरू है या फिर बाड़मेर है? तो इसका राइट आंसर है चूरू है। नेक्स्ट, अल्पिसोल्स, यूं कह सकते हैं एक चिपचिपी काम वाली मृदा है अल्पिसोल्स। कल हमने पढ़ा इनसेप्ट फिल करते हैं कहां पे? उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, उस क्षेत्र में वहां पे इनसेप्टिसोल्स है। और राजस्थान के अंतर्गत अल्पिसोल्स कहां पे है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र में है, जैसे कि कौन से? जयपुर है, दौसा है, अलवर है। यहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पे अल्पिसोल मृदा पाई जाती है। ओके, और एंटीसोल, एरिडसोल्स यहाँ पे आई जाती है, यहाँ पे वर्टिसोल्स आ जाती है। यहाँ पे सिरोही पाली के अंतर्गत, सिरोही में कौन सी? सिरोही के अंतर्गत इनसेप्टिसोल्स पाई जाती है। और एल्पिसोल्स कहां पे है? पूरी राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट, इसके बाद में निम्नलिखित में से किस जिले में आरक्षित वन क्षेत्र अधिक है? ये सुन लीजिएगा। देखिए हम बात करते हैं 3 प्रकार के वन हैं। एक सुन लीजिए, एक तो है आरक्षित, एक कौन सा? संरक्षित। वनों को प्रशासनिक दृष्टि से 3 खंडों में बांटा गया है। और एक कौन सा है? अवर्गीकृत है। तो राजस्थान के अंतर्गत 37.05% पे आरक्षित है। संरक्षित कितने पे है? 56.49 पे है। और अवर्गीकृत कितने हैं? 6.46 पे है। तो ये है। अब कई बार हम कंफ्यूज होंगे। देखो पहले परिभाषा सुन लीजिएगा। आरक्षित वन की बात करते हैं ऐसे वन जो हम कह सकते हैं सरकार के द्वारा फुल्ली बैन होते हैं, जहां पे उनकी वनों की लकड़ी की कटाई कर ही नहीं सकते हैं। संरक्षित वन भी सरकार के द्वारा बैन होते हैं, लकड़ी की कटाई वहां पे नहीं कर सकते। और आरक्षित वनों में लकड़ी की कटाई भी नहीं कर सकते, पशुओं की चराई भी नहीं कर सकते। संरक्षित वनों में भी बैन होता है, लेकिन सरकार से परमिशन लेकर के सूखी लकड़ी या लाइसेंस लेकर के उसकी कटाई कर सकते हैं संरक्षित के अंतर्गत। और अवर्गीकृत में खुला खाता है, वहां पे कोई बैन नहीं होता है लकड़ी की कटाई के ऊपर है। तो आपको पता है कि जहां पे अनक्लासिफाइड है, उसका कोई क्लासिफिकेशन भी नहीं किया गया, तो वो तो सबसे कम होंगे ही होंगे। अवर्गीकृत जिसका वर्गीकरण नहीं है ना, वो तो सबसे कम होगा ही होगा, तो कहीं दिक्कत नहीं। अब 6% सबसे कम आएगा तो इनमें कोई दिक्कत नहीं। कंफ्यूज किस में रहेगी? अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज रहेगी। कहीं बच्चे कई बार क्या है 56% आरक्षित कर देते हैं, 37% संरक्षित कर देते हैं। तो ये प्रश्न गलत ना हो तो सुन लीजिएगा। एक और बता दूं मैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था LSA जो अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर लिया, लाइव स्टॉक असिस्टेंट, पशुधन सहायक का, और उसमें क्या पता क्या माना, उसमें रिट भी लगी थी, और उसने जो इंग्लिश के अंतर्गत था ना वो क्वेश्चन राइट माना। उसमें क्या है, रक्षित है, संरक्षित है, ऐसा कुछ वर्ड आ गए थे, वो डाउट हो गया वहां पे, तो उसने क्या इंग्लिश वाले को माना। अब हम पढ़ेंगे रिजर्व्ड, प्रोटेक्ट और अनक्लासिफाइड। तो कह सकते हैं रिजर्व यानी कि आरक्षण है, दूसरी बात है संरक्षित, याद करने का सिंपल तरीका है प्रोटेक्ट, हम प्रोटेक्ट हैं, हम सुरक्षित हैं। कितने इंच के सीने से? 56 इंच के सीने से, जो हमारे देश की आर्मी बॉर्डर के ऊपर बैठी है। तो देश की आर्मी जो बॉर्डर पे बैठी है, 56 इंच का सीना देश की आर्मी का, 56 इंच का सीना देश की आर्मी का है, उन्होंने हमको प्रोटेक्ट कर रखा है। तो हम कह सकते हैं हम संरक्षित है 56 इंच के सीने से।
संरक्षित कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। अवर्गीकृत सबसे कम रहेगा है, और ये आरक्षित आ ही जाएगा। अब दिक्कत कहां पे आएगी, जिलों में कंफ्यूज करेगा। आपको पता है बीकानेर तो वन कम है ही, तो अवर्गीकृत में तो बीकानेर आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे कम यहाँ पढ़ेंगे। फिर गंगानगर भी है यहाँ पे, बीकानेर भी है, गंगानगर भी आते हैं आगे इसके अंतर्गत, हनुमानगढ़ भी है, जैसलमेर भी है, जोधपुर भी है। लेकिन अब इन दोनों में कंफ्यूजिंग है कि उदयपुर 12, सिंपल सी बात है, हम सुरक्षित 56 इंच के सीने से बाहरी आक्रमण बोले तो जिला कौन सा, 12 आ जाएगा। और राजस्थान में सर्वाधिक जो आरक्षित वन है तो वह है कौन से जिले के अंतर्गत, उदयपुर में। ये इसका राइट आंसर है। तो क्या पूछ रहा था, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र है, तो उत्तर क्या जाएगा, उदयपुर। अगर यहाँ पे संरक्षित होता तो क्या था, 12 आता। अगर अवर्गीकृत होता तो उत्तर क्या था वहां पे, उदयपुर, सॉरी बीकानेर आता वहां पे, तो वहां पे बीकानेर आता। नेक्स्ट इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या प्रतिशत में सबसे कम पाया गया है। एसटी का पूछ रहा है, एसटी का किस जिले में जनसंख्या परसेंट सबसे कम पाया गया है। देखिए दोस्तों, मैं एसटी की बात करूंगा प्रतिशत की दृष्टि से, एसटी परसेंट की दृष्टि से ज्यादा प्लस है, तो ज्यादा काम पे बांसवाड़ा में, और एसटी परसेंट की दृष्टि से जो कम है ना, तो कम कहां पर, बीकानेर के अंतर्गत है, और कहां पर, चूरू के अंतर्गत, बीकानेर और चूरू के अंतर्गत है। बीकानेर, सॉरी नागौर, चूरू गलत कर दिया मैंने, बीकानेर और नागौर के अंतर्गत है, तो बीकानेर नागौर के अंतर्गत है, तो बीकानेर और नागौर आ जाएगा। यहाँ पे कितना है इनका, 0.3%, 0.3% है। और राजस्थान में 76% कहां पे आ रहा है, बांसवाड़ा में आ रहा है। राजस्थान की ऑल ओवर पॉपुलेशन में, ऑल ओवर जनसंख्या में ये जो एसटी है वो कितनी है राजस्थान की कुल जनसंख्या का, तो ये कितने पे है, 13.5% है। दूसरी बात, राजस्थान में दशक की सर्वाधिक जो इनकी वृद्धि है वो कहां की रही है, एसटी की, वो रही है दोस्तों नागौर की। राजस्थान में दशक की एसटी की जो कमी रही है कहां की रही है, गंगानगर की रही है। राजस्थान में जो एसटी है संख्या की दृष्टि से कहां पे ज्यादा, उदयपुर में है। राजस्थान में एसटी सबसे कम कहां पे संख्या में, तो बीकानेर में, परसेंट में बांसवाड़ा, और परसेंट में 2 नंबर पे डूंगरपुर, और परसेंट के अंतर्गत कम की बात करेंगे तो बीकानेर और कौन सा आ गया, नागौर आ गया, 0.3%, 0.3%। निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार, देखो फेल पास करता है अजमेर बोर्ड, फेल पास करता है अजमेर बोर्ड, तो फेल्सपार अजमेर, और 96% यहां से प्राप्त होता है, तो वह जगह कौन सी है, मकरेस अजमेर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी है। देखो एक ऐसी नदी जिसका ऊपर, पहले उसके ऊपरी संसरण, ऊपरी सेल या चट्टान का निर्माण होता है, ऊपरी सेल का निर्माण होता है, सतह का निर्माण होता है, उसके बाद में उसकी निचली सेल का निर्माण होता है, उस नदी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपित नदी है। राजस्थान में अध्यारोपित नदी 2 ही है, एक तो कौन सी है, चंबल, इसमें ऑप्शन में चंबल है ही नहीं, तो दूसरी कौन सी है, बनास, दूसरी कौन सी आ जाएगी, बनास। तो पहले नदी के ऊपरी संसरण या ऊपरी सेल का निर्माण, उसके पश्चात उसके निचली संसरण या उसकी निचली सेल का निर्माण होता है, उसको क्या बोलते हैं, अध्यारोपित। एक चंबल, दूसरी कौन सी, बनास नदी है। नेक्स्ट, इसके पश्चात, इसके बाद जीके वाले है नहीं, हाँ ये रे करंट जीके का आ गया। नेक्स्ट, अटल सेवा केंद्र को क्या नाम, नया नाम दिया गया है दोस्तों, अटल सेवा केंद्र को क्या नाम दे दिया गया है, राजीव गांधी सेवा केंद्र। अटल सेवा केंद्र को राजीव गांधी सेवा केंद्र है। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, उत्तर कौन सा जाएगा, 50 है। राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 में विधायक निधि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो 5 करोड़ रुपए है। इसके बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के हैं। और इसके बाद ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न आगे जो अपने काम के नहीं है। नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं सीधे आगे ही करंट जीके के रहेंगे। हाँ ये सुन लीजिएगा, ये प्रश्न आपके सिलेबस का है, आर्थिक समीक्षा का है, और उसमें हमने डाला भी हुआ है। राजस्थान के कृषि के अंतर्गत भी है ये प्रश्न, सीटी एग्जाम में 2 बार आ चुका है, 2 चरण में पूछा गया था। सुन लीजिए, इसको लेकर के है, गेहूं के ऊपर और किसके ऊपर, दलहन पे बल डाला गया। प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में किन 2 फसलों पे बल दिया गया। एक प्रश्न आया था ये, 2 फसलें कौन कौन सी, गेहूं और दलहन। NFSM, नेशनल फूड
सिक्योरिटी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं और दलहन पे बल दिया गया। दूसरी बात है इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी कितनी है, तो केंद्र की कितनी है भाई 60 है, राज्य कितनी है 40% है। दूसरी बात, इससे पहले सूखा संभाव्य कार्यक्रम पूछा गया था ना 75-25 की, अब ये आ गया है। दूसरी बात, अब ये पूछ रहा है कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था, तो कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था 2007-8 के अंतर्गत, 2007-8 में 81 का है। नेक्स्ट इसके बाद है कुछ कारखाने दे रखे हैं, उनको उनके स्थान से मिलान करने हैं। कुछ कारखाने, राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल एंड वर्क्स लिमिटेड डीडवाना 1 नंबर। हाईटेक एंड प्रोसीजन ग्लास, जहां पे गंगानगर शुगर मिल के लिए जो कांच शराब बनती है उसके लिए कांच की बोतलों का निर्माण होता है, तो कौन सा उत्तर है धौलपुर 2। मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना 1932 1932 में हुई थी। मेवाड़ शुगर मिल राजस्थान की पहली शुगर मिल है, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। 3 4 हो जाएगा। जे किस मिनट का कारखाना कहां पे, निम्बाहेड़ा में। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर, ये 1 2 3 4 है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण जो अधिनियम 2020 जो प्रभावी हुआ था, कब हुआ था 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 राजस्थान में प्रमुख फसलों सरसों के उत्पादक, सुन लीजिएगा, अब ये सरसों के उत्पादक पूछ रहे हैं। अगर वहां प्रश्न आता सरसों का प्रति हेक्टेयर ज्यादा बुआई की बात करते तो गंगानगर का क्षेत्र रहता है यहाँ पे। अब ये उत्पादन की बात कर रहा है, तो राजस्थान का जो पूर्वी क्षेत्र है, विशेष तौर पर हम बात कहेंगे तो ये नहीं है, नहीं ये है। यहाँ पे कौन सा जाता है, अलवर और जयपुर और भरतपुर का क्षेत्र है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में सरसों का ज्यादा उत्पादन है, और प्रति हेक्टेयर जो बुआई है ना, तो कहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ इन जिलों में होती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, अलवर और जयपुर के अंतर्गत। नेक्स्ट इसके बाद में ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। हाँ, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कितना % योगदान है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 28.85% है। डी आंसर दोस्तों इसका है। आर्थिक समीक्षा का डेटा है, आपको आर्थिक समीक्षा के डेटा पढ़ने हैं। फरवरी में नया बजट आ जाएगा, उसके बाद सारे डेटा ये आपके रिप्लेस हो जाएंगे है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राजस्थान सरकार की भागीदारी कितनी कितनी है। सबसे पहले सुन लीजिएगा, जल जीवन मिशन योजना है, इसका मुख्य थीम क्या है, हर घर में जल कनेक्शन, हर घर में जल कनेक्शन इसकी थीम थी। और ये कब चलाया गया था, 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 से दोस्तों कब तक का है, 2024 तक का है। और सबसे ज्यादा जल कनेक्शन देने में राजस्थान का कौन सा जिला टॉपर रहा है, सर्वाधिक जल कनेक्शन देने के अंतर्गत है, तो वह जिला कौन सा रहा है, नागौर रहा है, सर्वाधिक जल कनेक्शन देने के अंतर्गत रहा है ये। और बात करते हैं इसमें भागीदारी पूछ रहा है तो कितनी है, 50-50 की है, तो इसमें भागीदारी कितने की आ जाएगी, 50-50 की है। इसके पश्चात में है नेक्स्ट, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति। देखो दोस्तों, ये मसौदा तो 2021 में आ गया था, लेकिन राजस्थान की पहली जो हस्तशिल्प जो नीति है किसकी अध्यक्षता में है, तो अर्चना सिंह की अध्यक्षता के अंतर्गत राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। और ये जो नीति है ये कब जारी हुई थी, तो हम पढ़ेंगे 17 सितंबर 2022 से लेकर के ये प्रभावी रहेगी 31 मार्च 2026 तक है। 17 सितंबर 2022 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत आई थी, तो अध्यक्षता हम पढ़ेंगे अर्चना सिंह की अध्यक्षता के अंतर्गत ये है। और 2022 यहाँ पे राइट आंसर आ ही रहा है यहाँ पे, तो ये है। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.2.0 के अनुसार राजस्थान के कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, 17। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना का जोड़ा सही सुमेल नहीं है, तो पांचना बांध करौली में है, USA के सहयोग से 5 नदियों के संगम पे बना है, राजस्थान का मिट्टी का बांध राइट है। मानसी वाक्कल परियोजना डूंगरपुर में तो सोमकमला अंबा है, ये नहीं है, ये कहां पर है, उदयपुर के अंतर्गत ये है। और आई कहां पे, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आई जाएगी है। गुड्डा कहां पे, बूंदी में है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा ये। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट है नेक्स्ट
रिक्को के द्वारा, रिक्को देखिए दोस्तों, रिक्को है राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम है। रिक्को की स्थापना पहले 28 मार्च 1969 को हुई थी, लेकिन रिक्को और राजस्थान खनिज विभाग इकट्ठा बन गया था। लेकिन खनिज विभाग है रिक्को से अलग हो गया था, 1979 में है। उसके बाद रिक्को की वापस स्थापना हुई थी। रिक्को वापस कब बनी थी? 1980 में बनी थी। वापस सुन लीजिए, रिक्को पहले बनी 1969 में खनिज डिपार्टमेंट के साथ, अलग कब हुई? 1980 में अलग बन गई, फ्रीडम में स्वतंत्र बन गई थी। रिक्को के द्वारा 4 पार्क हम कहेंगे। कौन कौन से 4 पार्क है? देखिए, रिक्को के 4 पार्क कौन कौन से बनाए गए हैं, कहां कहां पे हैं? तो राजस्थान में जोधपुर, ये रानपुर कोटा में है, अलवर में है, उद्योग विहार, श्री गंगानगर में है। 4 यहाँ पे आ जाएंगे। राइट आंसर कौन सा? सी है। ये केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया? असम, उत्तराखंड, राजस्थान और एमपी। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर सुन लीजिएगा। गुजरात है, बेंगलोर है, मुंबई है, जयपुर, मुंबई। नेक्स्ट करंट के प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो कौन सा है? गेबोन है। ये इससे पहले हमने कल पढ़ाई था, ये पहले चरण के अंतर्गत ये प्रश्न दोबारा आया है। वहां मैंने क्या है बोलने में इसका ईयर गलत लिखा दिया था, सुन लीजिएगा। राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग, तो इस वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग की बात करते हैं दोस्तों, तो 15 मई 1994, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युम्न सिंह इसके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर कौन सा? 50,000 रुपए तक है भाई, 50,000 तक है। नेक्स्ट इसके बाद में कैपिटल एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है गौशाला में गायों को आमदन संस्था उपलब्ध करवाना, गोद देना है। जैविक उद्यानों को वन्य जीव को आमदन संस्था को गोद देना है। अभ्यारण्य के वन्य जीव को आमदन संस्था को गोद देना है। पक्षीशाला पक्षियों को आमदन संस्था को गोद देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जैविक उद्यानों को वन्य जीवों को आमदन संस्था को गोद देना है। नेक्स्ट इसके बाद में प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ है। मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ भूमि के ऊपर है। 16 बड़े ऐतिहासिक जो शहर है उसमें से राजस्थान के किस शहर को शामिल किया गया था? तो उत्तर है उदयपुर। सबको विदित है, हमने एक बार टेलीग्राम में फोटो भी डाली थी है। और दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, जो न्यूज है या महत्वपूर्ण जीके को क्यूज को लेकर के आपको चीज की दरकार है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जेके विद राकेश जांगीड़ का, जहां पे आपको बेहतरीन फैक्ट है, क्यूज है, नोट्स है, न्यूज हम रोजाना टाइम टू टाइम उसमें भेजते रहते हैं। साथ ही साथ है अपना जो ऐप है, उस ऐप के अंतर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज, जो उसके मॉडल पेपर हो, सीईटी +2 हो या हाई कोर्ट एलडीसी हो या कृषि पर्यवेक्षक हो, उन तमाम की दोस्तों आपको वहां पे मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है और अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस पेपर वहां पे मिल जाएंगे हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं, डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू की थी? तो कोच्चि में। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कोच्चि। नेक्स्ट है राजस्थान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 बार 3 बार आ चुका है। राजस्थान की निम्नलिखित निम्न में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किरण शर्मा, गौरी माहेश्वरी है, दीपिका गुप्ता है, निमिता सिंह है। तो कैलीग्राफी में क्या है? जो निब होती है, उस निब से, उस निब का, पेन की निब का प्रयोग करते हुए ड्राइंग या आर्ट बनाए जाते हैं। कैलीग्राफी के अंतर्गत जिसने कई देशों में अपनी पहचान छोड़ी है, मात्र 13 साल की बालिका दोस्तों, और उस बालिका का नाम क्या है? गौरी माहेश्वरी है। गौरी माहेश्वरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। आपसे पूछ ले, गौरी माहेश्वरी जी का संबंध है तो कहां से हैं? अजमेर से हैं, लेकिन जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको स्वच्छता का, सिपाही का ब्रांड एम्बेसडर भी इसको बनाया गया है। नेक्स्ट
इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ताउक्ते, गुलाब, फानी या असानी है। तो ये है। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन विशेष में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, अभी तक प्रारंभिक की ही जारी हुई है, मास्टर की जारी होने के बाद में कुछ ना कुछ आपको फर्क मिलेगा। लेकिन आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों ये जो पुराने हम पेपर सोल्व कर रहे हैं इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कुछ के आंसर हम ट्रिक की मेथड से निकालेंगे, ताकि कई बार बच्चे कंसेप्ट में गलती कर देते हैं, जैसे आरक्षित वन है, संरक्षित वन है, या BSHW है, इत्यादि प्रश्नों को लेकर के हैं। इसी प्रकार दोस्तों क्लास को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम कल लेकर के आएंगे तीसरा जो चरण है CET का, उसको। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।